नमस्कार, दिल्ली दर्पण टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पुनीत गुप्ता। दिल्ली के किराड़ी में हम हैं। भारी जिला अध्यक्ष बजरंग शुक्ला जी हमारे साथ हैं। बातचीत करते हैं उनसे दिल्ली के कुछ अहम मुद्दों पर। बजरंग शुक्ला जी ये भी कुछ दिनों पहले ही कोरोना से लड़कर भी आए हैं और अब रिपोर्ट नेगेटिव आ गई हैं, स्वस्थ हैं। काफ़ी सारे लोगों की शुभकामनाएं भी थी बजरंग जी के साथ। बातचीत करते हैं बजरंग जी के साथ। भाई साहब, सबसे पहले तो कोरोना से जंग लड़ी आपने, कैसा अनुभव रहा आपका इन 15 दिनों के बीच? धन्यवाद पुनीत जी। कोरोना से जंग मैंने नहीं लड़ी। कोरोना से जंग मेरे सभी कार्यकर्ताओं ने लड़ी, मेरे समाज के सभी लोगों ने लड़ी, मेरी सेंट्रल लीडरशिप, प्रदेश लीडरशिप और सबने जो मुझे उत्साह दिया और इतना प्रोत्साहन मुझे दिया कि मुझे कभी एक मिनट के लिए फील भी नहीं हुआ कि मतलब मैं कोरोना पॉजिटिव हुआ हूँ। तो उस जंग में लड़ने में इन सभी का बहुत बड़ा योगदान रहा। जिनसे भी हम बात कर रहे हैं जिनको कोरोना हुआ है, तो उन्होंने कहा कि कुछ सिखा के गया है कोरोना। आपको वो क्या सीख देके गया? नहीं, कोरोना तो क्या सिखाएगा, दो तीन चीज़ें ज़रूर हुई कि एक तो कोरोना आज वैश्विक महामारी ज़रूर हो चुका है और रोज़ दिल्ली में दिल्ली सरकार की लापरवाही की वजह से 5 से 6 हज़ार केस आने लग रहे हैं। लेकिन मैं और सभी लोगों को, खासकर सार्वजनिक जीवन में रहने वाले लोगों से मैं निवेदन भी करता हूँ और उनको सुझाव भी देता हूँ कि आप ज़रूर बचाव ज़रूर रखें, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का अभियान अभी चला है। एक हफ्ता हमने चलाया है, हमारी युवा मोर्चा और पूर्वांचल मोर्चा ने अभियान चलाया है कि जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। तो सार्वजनिक जीवन में मैं लगभग जब से जिलाध्यक्ष बना हूँ 25 से 30 हज़ार लोगों से व्यक्तिगत मिला। मुझे कभी लगता नहीं था कि भी मुझे हो जाएगा, क्योंकि मुझे लगता था कि भगवान की कृपा है, कार्यकर्ताओं का है। लेकिन एक कुछ चीज़ें रही होंगी, कैसे हो गया। तो परेशान नहीं होना, निराश नहीं होना, क्योंकि अब कोरोना लाइलाज नहीं है। कोरोना के साथ संयम से आप जो भी डॉक्टर की सलाह हो वो लें और साथ में जो प्रिकॉशंस हैं, हमारी आयुर्वेदिक दवाइयाँ हैं और अपना योग और इन सब चीज़ों से निश्चित रूप से हम कोरोना को बड़ी आसानी से हरा सकते हैं। लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा कि क्योंकि लोग अभी काम पे भी निकलने लगे हैं और दिल्ली में केसेस बढ़ने लगे, 5,000 का रिकॉर्ड भी टूटा है। काम भी करना है क्योंकि घर बार भी चलाना है और कोरोना से भी बच के रहना है। इन लोगों के लिए मेरा यही संदेश है, अपने कार्यकर्ताओं के लिए भी ये संदेश है कि आप सब काम कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी है कि जब कोरोना पीक पे माना जाता था तब भी उसके कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा क्षेत्र में रहे, लोगों के लिए काम करते रहे, उन्होंने कभी चिंता नहीं की। और उसका आपने देखा होगा उदाहरण कि सबसे ज़्यादा, आप पहले भी मैं एक दो बार आपको बता चुका हूँ कि सबसे ज़्यादा अगर कोई कोरोना के पॉजिटिव हो रहे हैं तो भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स और कार्यकर्ता हो रहे हैं, क्योंकि वही क्षेत्र में ज़्यादा काम कर रहे हैं। तो आम जनता को भी चाहिए कि थोड़ा सा लापरवाही ना बरतें। मैं देख रहा हूँ कि भी लोग ना इसको सीरियस नहीं ले रहे हैं। थोड़ा सीरियस लें, अपने परिवार के लिए लें, अपने समाज के लिए लें, क्योंकि ये एक दूसरे को भी फैल सकता है। तो एकदम से थोड़ा गंभीरता से लें, लेकिन डरे नहीं, भयाक्रांत ना हो बिल्कुल। अगर किसी को हो जाता है, अपने सगे संबंधी को हो जाता है, तो उनको बिल्कुल डर ना पैदा होने दें, उनको प्रोत्साहन दें। और मैं भी मेरे अपने कार्यकर्ताओं पे, समाज के लोगों पे और बाहरी दिल्ली जिले के भी कार्यकर्ताओं से मेरा अनुरोध है कि जब भी कोई ऐसी स्थिति आती है तो आप डटकर मुकाबला करें। मेरी जहाँ आवश्यकता हो मुझे बताएं, मैं हर समय आपके लिए तैयार हूँ। बाहरी जिला में अभी उन लोगों को बहुत ज़्यादा उम्मीद है नई टीम की। कब तक वो बन के तैयार हो जाएगी? आपके जो टीम है, जो हाथ, जो नए हैंड तैयार होने जा रहे हैं? नहीं, टीम नई क्या है, जो है प्रोसेस चल रहा है और कोई हमारे यहाँ वन मैन शो तो है नहीं। मैं चाहूँगा और सबको बना दूँगा, तो मेरी राय होगी, हमारे प्रदेश अध्यक्ष की होगी, संगठन मंत्री की होगी और संगठन के जो है सभी लोगों की राय होगी। एक अच्छी और ऊर्जावान टीम आएगी और उसमें नए पुरानों सबका समावेश होगा। एक जरूर चीज़ रहेगी कि जो कार्यकर्ता आएगा वो पार्टी का निष्ठावान कार्यकर्ता होगा, समर्पित होगा और 24 घंटा पार्टी को देने वाला कार्यकर्ता नई टीम में आएगा। ठीक है बजरंग जी, क्योंकि आप पूर्वांचल समाज से भी हैं और किराड़ी जैसे क्षेत्र में रहते हैं जहाँ पे पूर्वांचल लोग बहुत ज़्यादा हैं। बिहार में इस वक्त चुनाव चल रहे हैं, क्या देखते हैं, क्या आने वाला समय बिहार को मिलने वाला है? नहीं, बिहार की जो रिपोर्टिंग आ रही है, मैं टीवी पे से थोड़े दिनों टीवी नहीं देख रहा था मैं, लेकिन जो टीवी देखी उसमें निश्चित रूप से
एनडीए वापस कर रही है, एनडीए दोबारा आ रही है फुल मेजॉरिटी के अंदर। और उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो हमने वहाँ पर काम किया है, नीतीश जी के और सुशील मोदी जी के नेतृत्व में काम किया है, वो उसको लोग याद कर रहे हैं। तीसरी चीज़, सबसे बड़ा जो कारण है कि देश में यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो नेतृत्व है और जो उनके माध्यम से जो केंद्र की योजनाएं बिहार में पहुंच रही हैं सभी वर्गों के लिए, युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए। अभी आपने कोरोना काल में भी देखा, आपने अपने बाढ़ में देखा, तो वहाँ पर जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और हमारे सहयोगी पार्टी के कार्यकर्ता जो काम कर रहे हैं, तो काम के बल पर निश्चित रूप से हम कह सकते हैं। और जो हमारा गठबंधन है वो कोई तात्कालिक गठबंधन नहीं है, वो लंबे समय से हम सत्ता में काम कर रहे हैं और लोकहित के लिए काम कर रहे हैं। जबकि विपक्ष में जो पार्टियां लड़ रही हैं, चाहे वो राजद हो चाहे कांग्रेस हो, उनका कोई विजन नहीं है। उनका ये है कि भी चूंकि ये इतने समय से काम कर रहे हैं इसलिए इनको हटा दो, मुझे बैठा दो, और कोई विजन नहीं है। तो मुझे भरोसा है अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी पार्टी के नेताओं पर किए हुए काम पर। और जो निष्ठावान कार्यकर्ता जिस तरीके से लग रहे हैं, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी जी की रैलियों में भीड़ उमड़ रही है, लोग उनको सुनने आ रहे हैं। एक दो जगह तो मैंने आपके चैनलों ने दिखाया कि तेजस्वी की रैली में भी लोग कह रहे थे कि हम तो वोट तो मोदी जी को करेंगे और भाजपा को वोट करेंगे। तो इससे मैं निश्चिंत हूँ कि मैं वहाँ एनडीए की सरकार आ रही है और नीतीश जी मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फिर भी मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, अपनी बाहरी दिल्ली ज़िले के कार्यकर्ता और इस माध्यम से जो बिहार में भी बैठे हमारे जो शुभचिंतक भी हैं उनसे भी निवेदन कर रहा हूँ कि केवल इस चीज़ पर ना टिके कि हम आ रहे हैं, हमें बहुत मेहनत करनी है। एक फेज़ का चुनाव गया है, आगे और फेज़ का चुनाव आएगा। अभी हम दिन रात लग करके और जो हमने काम किया है उस काम को बताएं, और वो अगर हम काम भी अपना बता लेंगे तो निश्चित रूप से हमारी सरकार वहाँ आ रही है। किराड़ी की बात करें, ये तो बिहार की बात रही। किराड़ी में किस तरीके की राजनीति देखने को मिल रही है? आपके पार्टी के नेता हैं, वो कह रहे हैं कि दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं को चाटे मारो, जूते मारो, तो ये सब चीज़ें क्या है किराड़ी में, क्या देखें? नहीं, हमारी पार्टी के कार्यकर्ता तो खैर ऐसा कहते नहीं है, क्योंकि हमारी पार्टी कोई जो है अर्बन नक्सली नहीं है। हम पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के जो है उनके मार्गदर्शन पर चलने वाले लोग हैं। तो हमारे शब्दों में हमेशा कहीं ना कहीं बहुत वजन होता है। हम अपने दुश्मन को भी गलत चीज़ें नहीं बोलते हैं। जबकि दूसरी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी का उदाहरण ले लीजिए, आपने मोदी जी को, वो उन्होंने कितनी सारी बातें उल्टी सीधी कही हैं, अपशब्द कहे हैं, हमारे मंत्रियों के लिए अपशब्द निकालते हैं। हमारे गृह मंत्री के लिए जब हम क्वारंटाइन हुए, हमारे गृह मंत्री जी क्वारंटाइन हुए, आप कल्पना कर सकते हैं कि कोई गृह मंत्री जनता की सेवा करते हुए क्वारंटाइन हो रहा, उसके लिए वो ऐसी बातें लिख रहे हैं कि वो नहीं रहेंगे, ये रहेंगे इस तरीके से। बल्कि कई जगह मैंने देखा कि हमारे किराड़ी विधायक के क्षेत्रीय विधायक ने मेरे नाम को भी बड़े अलूल जुलूल तरीके से लिया, आपने देखा होगा। लेकिन हमारी पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल भी जो है अपने संयम को नहीं खोते हैं और खोएंगे भी नहीं। रही बात चांटे वांटे मारने वाली बात है, ये लोग करते हैं, जो भी लोग कर रहे होंगे, मैं इसका बिल्कुल समर्थन नहीं करता है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो है बाहरी दिल्ली जिले अध्यक्ष के नाते भी और एक बजरंग शुक्ला एक शख्सियत के नाते भी मैं ये कहता हूँ कि लोकतंत्र में और राजनीतिक और सार्वजनिक जीवन में इन चीज़ों का स्थान नहीं है। आप किसी के लिए आप शब्दों का मत प्रयोग कीजिए। और ये मारना पीटना, मतलब क्या संदेश देना चाह रहे हैं? कोई भी क्या संदेश देना चाह रहा है? मैंने देखा कुछ पूजा के जागरणों के मंचों पे भी यही चीज़ें हुई और भी कई जगह हुई। ये बड़ी आहत करने वाली चीज़ें हैं। उसमें मैं किसी भी का पक्ष नहीं ले रहा, किसी का भी पक्ष नहीं ले रहा। लेकिन जो सत्ता में बैठे लोग हैं, खासकर जो है जनप्रतिनिधि हैं, उनको जरूर इन चीज़ों का ध्यान करना चाहिए कि आपके शब्दों से, आपके या फिर मेरे भी शब्दों से समाज क्या सीखना चाह रहा है, पार्टी के कार्यकर्ता क्या सीखना चाह रहे हैं। हम उनको अगर अच्छा सिखाएंगे तो अच्छा सीखेंगे, और अगर हम बुरा कहेंगे तो वो लोग भी बुरा कहेंगे। इसलिए मैं बिल्कुल भी इसका समर्थन नहीं करता और इसकी घोर निंदा करता हूं अगर इस तरीके के शब्दों का कोई प्रयोग कर रहा है तो। ठीक है, बाहरी जिले में पूरे बार से आप एक्टिव हो गए हैं, क्या क्या काम और देखने को मिलेंगे, किस किस तरीके से अभी एक्शन आने वाले समय में होगा पूरे बाहरी जिले में? हाँ, बाहरी दिल्ली जिले में अभी तो ये संगठनात्मक दृष्टि से आपको बताऊं कि मेरे 22 मंडलों के जो हैं वो प्रशिक्षण वर्ग होने हैं। हम अपनी पार्टी के जो नई टीम आ रही है उनको 2 दिन का वर्ग लगा करके 2 दिन का प्रशिक्षण दे रहे हैं। ये हमारा संगठन का विषय है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि हम कैसे अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करते हैं कि आप समाज में जाके समाज के लोगों से कैसे बात करें, समाज के लोगों का कैसा काम करें, और जो है
उनके लिए कैसी कार्य योजना आप बनाएं, पक्ष में भी रह के और विपक्ष में भी रह के, तो वो प्रशिक्षण वर्ग चलेगा। बाकी जो अव्यवस्थाएं तो पूरी जिले में हुई पड़ी हैं, क्षेत्रीय विधायक काम कर नहीं रहे हैं। कोई भी किसी भी पांचों हमारे जो जिले के पांचों विधायक हैं उनका, नागलोई की बात करो तो वहाँ भी ऐसी बुरी स्थिति हो रही है। मुंडका में रोड टूटी पड़ी है, सुल्तानपुरी में जो है पार्कों में बदहाल स्थिति हो रही है, मंगोलपुरी में अभी एक त्वरित घटना हुई है। इतनी वहाँ क्षेत्रीय विधायक इतनी अराजकता फैलवा रहे हैं अपने उसके द्वारा कि भी हमने तुरंत अपने सांसद से कह करके वहाँ कार्रवाई करवाई है, कुछ लोगों को बंद करवाया है। किराड़ी की स्थिति भयावह हुई पड़ी है। आप गलियों की ये स्थिति हो गई है कि जहाँ जहाँ गलियाँ जैसे बनी पड़ी थी 1.5 साल से वहाँ पे जो है मलबा तक नहीं डला है। बहाना बनाया जाता है कि भी सीवर डलेगा उसके बाद गलियाँ बनेगी। आनन फानन में कुछ इक्का दुक्का जो है रोडों का उद्घाटन क्षेत्रीय विधायक कर रहे हैं, वो भी कोई तारतम्यता नहीं है। अभी ये दुर्गा चौक से लेकर के रेलवे लाइन तक का हुआ, मैं चूँकि क्वारंटाइन हो गया तो देख भी नहीं पाया क्या स्थिति है। मैं अभी थोड़ा सा उसको सर्वे करके फिर उस पर ज़्यादा बात करूँगा। तो कहने का मतलब ये है कि बहुत एक तरीके से अव्यवस्था फैली पड़ी है, विकास नाम की कोई चीज़ है नहीं। और पता नहीं ये लोग कर क्या रहे हैं, इन पे काम क्या है कि भी वो काम करना ही नहीं चाहते हैं, नियत ही नहीं बना रहे हैं कि कैसे काम हो। आप ये कह रहे हैं कि विकास कार्य नहीं है, मगर विकास कार्य तो यहीं पे किराड़ी में आपके जो ड्रीम प्रोजेक्ट हुआ करता था, मतलब कि जो लोग सोचा करते कि वो चीज़ हमें मिलनी चाहिए, सीवर का प्रोजेक्ट शुरू होने जा रहा है, इसको तो विकास कार्य कहेंगे? बताइए, वो आप कह रहे हैं कि सीवर का प्रोजेक्ट होने वाला है, तो मैं तो सबसे पहले दिल्ली दर्पण की टीम को बधाई देता हूँ कि हो जाए, ईश्वर करे ऐसा हो जाए। क्योंकि शेर आया शेर आया शेर आया तो बड़े दिन से सुन रही हैं। 1.5 साल पहले माननीय मुख्यमंत्री जी सीवर का उद्घाटन करके गए, तब जो है 274 करोड़ का बजट बताया उन्होंने। उसके बीच में फिर कोई महाशय आ गए, फिर उन्होंने कहा जी अब 481 करोड़ का बजट हो गया है। अभी फिर मेरे क्वारंटाइन होने के 2-3 दिन पहले हमारे दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन आ गए, फटाफट आए, और उसके बाद उन्होंने जो है सीवर का फिर एक बार उद्घाटन कर दिया और बोल दिया कि 550 करोड़ लगेंगे। आखिर एक बात बताइए कि 274 करोड़ में जो प्रोजेक्ट पूरा होने जा रहा था उसको आपने 550 करोड़ में बढ़ा दिया, यानी कि सीधा दुगना कर दिया। लगभग 284 करोड़ रुपए, 274 करोड़ और बढ़ा दिया आपने। तो ये किसका पैसा है? आप 1.5 साल पहले अगर ये काम कर लेते तो लोगों का पैसा बचता ना, और लोग जो है लोगों को राहत होती। आज ये स्थिति हो रही है। मैं क्षेत्रीय विधायक से अनुरोध करूंगा कि ठीक है, अच्छा है आपके मंत्री ने उद्घाटन किया है, आप जो है किराड़ी वासियों को सीवर दीजिए, क्योंकि सीवर के बिना यहाँ की स्थिति बदलने वाली नहीं है। आप जगह जगह रोड ऊंचा कर रहे हैं, नीचा कर रहे हैं, बहुत बड़ी समस्या हो रही है। अगर आपका सीवर का प्रोजेक्ट आपने कहा जी भी ये भी हो गया, वो भी हो गया, टेंडर भी पास हो गया, ये भी हो गया, तो आप एक लेवल पहले बना के दे दीजिए किराड़ी के लोगों को कि इस लेवल पर सीवर आएगा। मैं अनुरोध कर रहा हूँ इस विषय में, क्षेत्रीय विधायक मेरा ध्यान देंगे कि एक लेवल बनाकर आप बता दीजिए कि सीवर इस लेवल पर आएगा। आज स्थिति ये है कि जो लोग मकान बना रहे हैं वो कोई 2 फुट नीचा कर रहा है, कोई 3 फुट, कोई 7 फुट ऊंचा कर रहा है। तो उनको ये डर है कि सीवर पता नहीं ऊपर चला जाएगा, नीचे चला जाएगा, कैसे चला जाएगा, क्योंकि इस सरकार पर किसी को भरोसा नहीं है, ना क्षेत्रीय विधायक पर कोई भरोसा है। तो आप कम से कम इतना चीज़ तो कर ही दीजिए, ये बता दीजिए एक जगह पर कि इस लेवल पर सीवर जाएगा। आप लोग अपने मकान को इस लेवल से ऊपर उठा के रखें, इससे ज़्यादा ऊंचा नहीं जाएगा, जिस ज़्यादा ऊपर नहीं जाएगा। और कब करेंगे ये तो पता नहीं है। ठीक है, इनके प्रोजेक्ट ऐसे होते हैं, 1.5 साल में चलते चलते तीसरी बार उद्घाटन हुआ है। मैं तो भगवान से, ईश्वर से प्रार्थना कर रहा हूँ एक प्रभु ये आखिरी उद्घाटन हो और उसके बाद काम चालू हो जाए तो शायद कुछ जनता को राहत मिल सके। ठीक है, आखिरी उद्घाटन ही है क्योंकि लग ही रहा है कि लार्सन टर्बो को दिया गया प्रोजेक्ट। एक चीज़ और है कि एमसीडी में भाजपा है, तनख्वाह क्यों नहीं देना चाह रहा? मतलब तनख्वाह इतने दिन से रुकी पड़ी है, क्या समस्या आ रही है? लोग विपक्ष को भी मौका मिला हुआ है और कर्मचारी वो भी सड़कों पर है तनख्वाह के लिए। आपको पता है जो है पुनीत जी, आप पत्रकार हैं, एमसीडी को तनख्वाह कौन दे रहा है? अभी 1 महीने की तनख्वाह किसने रिलीज की है? ईमानदारी से बताइए। केजरीवाल जी रिलीज की है ना 1 महीने की तनख्वाह। कब रिलीज की? जब दिल्ली के तीनों मेयर केजरीवाल जी के निवास के बाहर ज़मीन पर चटाई डालकर बैठे। और मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है
कि दिल्ली के जो प्रथम नागरिक माने जाते, तीनों मेयर जमीन पर लेटे हुए थे और इनके मंत्री सत्येंद्र जैन जी आके कुर्सी पर बैठे उनके। अगर जरा सी भी उनके अंदर मानवता होती तो वो भी उनके साथ बैठ करके, आखिर वो भी तो ठीक है भाजपा के मेयर हैं तो क्या हो गया, वो दिल्ली के प्रथम नागरिक हैं, उनके साथ बैठ करके उनसे चर्चा करते। इतनी जद्दोजहद हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी लगातार इस विषय को उठा रहे हैं, संवाददाता सम्मेलन में बात रख रहे हैं, अपनी अखबार में बात रख रहे हैं, सार्वजनिक रूप से कह रहे हैं कि आप एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह क्यों नहीं दे रहे हैं। आप जब हम सभी लोग त्यौहार मना रहे हैं जैसे तैसे करके, एक तो कोरोना काल चल रहा है, दूसरे जो है एमसीडी के कर्मचारी कोई धन्ना सेठ तो नहीं है ना जी, तनख्वाहों पर उनका जीवन चल रहा है, उनको तनख्वाह नहीं देंगे तो उनका जीवन यापन कैसे चलेगा। तो वो मजबूरी में हड़ताल पे जाएंगे, फिर ये कहेंगे कि जी देखो भाजपा के एमसीडी काम नहीं कर रही, इसलिए 13,000 करोड़ रुपया हमारा बकाया है जो एमसीडी का, वो पैसा हमें दे दीजिए, हमें दे दीजिए, हम अपने कर्मचारियों को तनख्वाह दे दें, जिससे जो सफाई का और काम जो है सुव्यवस्थित तरीके से चल सके। लेकिन केजरीवाल जी की नीयत नहीं है, वो 1 महीने का, जबकि 4-4 महीने से तनख्वाह नहीं मिली है, 1 महीने का रिलीज किया है और इनके पास एडवर्टाइज के लिए पैसे हैं, इनके पास और कामों के लिए पैसे हैं, लेकिन जो है एमसीडी की कर्मचारियों के लिए पैसा नहीं है। उसका 2 कारण है, एक तो ये एमसीडी के लोगों को परेशान करना चाहते हैं, दूसरी चीज़ ये चाहते हैं कि भाजपा एमसीडी में है, ये लोग हड़ताल करें तो हम जो है उनको बदनाम करें। लेकिन दिल्ली की जनता अच्छी तरीके से समझ रही है कि एमसीडी के कर्मचारियों को तनख्वाह केजरीवाल नहीं दे रहे हैं, इसमें एमसीडी का कोई दोष नहीं है। जिस तरीके से आप कह रहे हैं कि 13,000 करोड़ बकाया आपके, दिल्ली सरकार भी कह रही है कि कुछ 8600 करोड़ का बल्कि आपसे लेना है, वो नहीं दे रहे हैं। किसकी माने, कर्मचारी किसकी माने, कहाँ फंसे कर्मचारी? नहीं, इनको तो कहना ही है कुछ ना कुछ, तो अब जब हम दबाव डालेंगे तो ये कुछ ना कुछ तो कहते ही हैं। इनके अपने आंकड़े ही अलग होते हैं, नए बना लेते हैं। अच्छा, इनकी बात कह दें, ये 8600 करोड़ की बात कर रही हैं, जबकि ये मिथ्या है, झूठ है। अगर वही बात कर लें तो 86 तो छोड़ के 13,000 करोड़ होता है ना, 8600 में 13,000 करोड़। अगर इनकी बात को बड़ी कर दें तो वो पैसा दे दो, वो दे दो ना, वो भी तो नहीं देना, कुछ भी नहीं करना, वो खाली झूठ बोलना है। यहाँ पर बजरंग शुक्ला जी और भी बातचीत करने के लिए बने रहेंगे हमारे साथ। बताइए सर, क्या किराड़ी में और क्या क्या देख रहे हैं आप, क्या क्या समस्याएं किराड़ी में? पुनीत जी, अभी बहुत ज़्यादा राजनीतिक चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ आपसे, जो है फिर किसी टाइम बैठेंगे। अभी तो ये है कि मैं अपने सभी शुभेच्छुओं, शुभकामनाओं के शुभचिंतकों को ही धन्यवाद दे रहा हूँ कि जिन्होंने जो है 14 दिन मेरी इतनी चिंता की, 15 दिन लगातार फ़ोन करते रहे और लगातार मुझे जो है सांत्वना देते रहे। इवन वो मिलने को तक तैयार थे, मैं उनको पता थी मैं क्वारंटाइन हूँ, उसके बावजूद भी कहते भाई साहब एक बार में हम दूर से मिल लेंगे आपसे। मतलब इतना प्यार तो मैंने देखा है कि भी सार्वजनिक जीवन में रह के, राजनीतिक जीवन में रह के लोग इतना प्यार देते हैं। पहली बार एहसास हुआ है कि वो चाहते थे कि भी सामने से बैठ के बात कर लें, एक बार मिल लें, कोई बात नहीं, एक बार उनको भी कोरोना हो जाएगा तो कोई नहीं, लेकिन मैं उनको धन्यवाद दे रहा हूँ। और किराड़ी में अभी एक ज्वलंत इशू चल रहा है, आपने देखा होगा कि वो किराड़ी का रास्ता बंद किया हुआ है, उसमें आम रास्ता नहीं है ये लिखा गया है। देखो, रास्ता बंद करना तो कहीं भी जायज़ नहीं है और इसमें भी इसके तह में जाने की ज़रूरत है कि ये चीज़ें कहाँ से ठीक नहीं हो रही हैं। एक तो जगह जगह जो क्षेत्रीय विधायक गेट लगवा रहे हैं, इसको ऐसी स्थिति में लगवा रहे हैं कि जगह जगह रास्ता अपने आप अवरुद्ध होता जा रहा है। कई जगह 10 फुट की गली है तो 2.5 फुट नाली छोड़ करके गेट लगाया जा रहा है, तो 2.5 फुट इधर छूट गया, 2.5 फुट उधर छूट गया और उसके बाद गेट खुलेगा तो गाड़ियाँ कैसे आएंगी जाएंगी, कोई भी गाड़ी के चाहिए। अच्छा, किराड़ी के जो बीच की गली है निश्चित रूप से सकरी है, वो उसमें गाँव के लोग रहते भी हैं, उनके दरवाजे भी हैं, लेकिन ये भी है कि अगर किराड़ी का रोड जाम हो जाता है तो उसमें मोटरसाइकिल वगैरह वाले निकल जाते हैं। तो मैं तो यही अनुरोध करूंगा कि इसमें राजनीति जो है क्षेत्रीय विधायक कर रहे हैं, करवा रहे हैं, वही बोर्ड भी लगवा रहे हैं, वही बाद में उतरवाएंगे भी, क्योंकि घेराबंदी शुरू हो गई है उनकी। आप जनप्रतिनिधि हो, कहीं का रास्ता खुलवाना बंद करवाना आपका काम है। आपके किराड़ी में आपके बहुत सारे समर्थक हैं, उनको कहिए कि भाई गाँव वालों को भी समस्या ना हो, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो लोग भी परेशान हो। निश्चित रूप से अगर 4 पहिया वाहन उसके अंदर जाएगा तो वहाँ जाम होगा, इसलिए 4 पहिया वाहन ना भी जाए, लेकिन 2 पहिया वाहनों की छूट वहाँ होनी चाहिए, आनी जानी चाहिए, क्योंकि कई बार आपातकाल पड़ जाता है तो लोगों के लिए बहुत समस्या हो जाती है। तो क्षेत्रीय विधायक जी, आप राजनीति ना करें और उसको बैठ करके गांव वालों और कॉलोनी वालों की जो आपस में आप भिड़ाना चाह रहे हैं, ये मत करिए। मेरा गांव वालों से भी, कॉलोनी वालों से भी अनुरोध है कि फेसबुक के माध्यम से ये सब चीज़ें हल नहीं होती हैं। क्षेत्रीय विधायक को चाहिए
कि आप गांव वालों को भी बैठा करके उनकी समस्या का भी समाधान करें और कॉलोनी वालों की समस्या का भी समाधान करके वो रास्ता खुलवाएं। मेरी अगर ज़रूरत होगी तो एज ए जिलाध्यक्ष मैं कह रहा हूं कि मैं विधायक जी के साथ, गांव वालों के साथ या कॉलोनी वालों के साथ बैठने को तैयार हूं। जहां भी आपसी प्रेम और चर्चा की बात आएगी, हमारा आपसी सौहार्द किसी हालत में मिटना नहीं चाहिए और उसका निराकरण भी होना चाहिए। तो यहाँ पे एक पॉजिटिव जो है पॉलिटिक्स मतलब कि वो देखने को मिल रही है कि अगर समाधान साथ बैठ के हो सकता है तो उसका जरूर समाधान किया जाए। हालांकि जो सोशल मीडिया की लड़ाई है इसका कोई अंत नहीं होता, ये बढ़ती रहती है। अंत वही है कि बैठ के बातचीत की जाए, उसके समाधान पे किया जाए। किसी और से बातचीत करेंगे, तब तक के लिए आप देखते रहिए दिल्ली दर्पण टीवी। धन्यवाद।